हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई, रीज़न मैंने आपको बता दिया था, लाइट नहीं आ पा रही थी तो थोड़ा सा इशू था। तो अभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड आज के ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चंस को ऐसे बनाया है ताकि आपका जो पीजीटी जीआईसी के एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी हेल्पफुल हो सके। साथ में प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको जो चीज़ें समझाती जाऊँगी एनालिसिस के साथ में, तो वो आपको रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपकी प्रैक्टिस एंड रिवीजन दोनों एक साथ ही होते चलेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और साथ साथ में समझते हुए भी चलेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और जो नए फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने समाज की और शरीर की संरचना में समानता बताते हुए समाज को एक सावयव माना? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि किस समाजशास्त्री ने कहा कि समाज जो है वो एक सावयव है। और सावयव क्यों है? क्योंकि उन्होंने शरीर को और समाज को एक समान माना है। ऑप्शन है मार्क्स, पार्सन्स, सिमेल और स्पेंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है समाज को एक सावयव माना। सावयव मतलब एक शरीर की भांति माना। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमारा शरीर है, इसमें अलग अलग भाग होते हैं, हाथ पैर मुंह नाक, ये सब अपना अलग अलग हैं, लेकिन मिल करके शरीर को चलाने में, शरीर को बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। उसी प्रकार से समाज के अलग अलग भाग हैं, इसकी संस्थाएं हैं, समितियां हैं, अलग अलग भाग, अलग अलग अवयव हैं, उसके सभी घटक मिल करके समाज को बनाते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो शरीर की भांति ही समाज है, तो इसीलिए समाज जो है वो एक सावयव है। मतलब समाज को शरीर से कंपेयर कर दिया कि जैसे शरीर है मनुष्य का, वैसे ही समाज की संरचना भी है, तो इसको सावयव माना। ये किसने माना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने माना था कि समाज एक सावयव है और इन्होंने कंपेयर किया था कि जैसे शरीर होता है वैसे ही समाज होता है। अगला क्वेश्चन, अब अगर ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो अगला क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अपने सावयवी सिद्धांत में स्पेंसर प्रभावित थे। मतलब किससे प्रभावित थे? जो स्पेंसर का सावयवी सिद्धांत था, जैसे कि मैंने अभी समझाया कि इन्होंने क्या कहा है कि समाज एक सावयव है, तो समाज को सावयव बताया और यहीं पर इन्होंने सावयवी सिद्धांत दिया। सावयवी सिद्धांत क्या कहता है कि जो समाज की संरचना है वो शरीर की भांति ही है। ठीक है, जिस प्रकार से शरीर बना है उसी प्रकार से समाज भी बना है, उसके अलग अलग अवयवों से, अलग अलग घटकों से। ठीक है, ये चीज बोलता है सावयवी सिद्धांत। तो सावयवी सिद्धांत में स्पेंसर किससे प्रभावित थे, ये पूछ रहा है अगला वाला क्वेश्चन। ये तो ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, या फिर सामाजिक चयन, या फिर सामाजिक अनुकूलन, या फिर सामाजिक संघर्ष। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, किससे प्रभावित थे? तो सावयवी सिद्धांत की बात आ रही है, मतलब शरीर से तुलना की बात आ रही, कंपेयर की बात आ रही है। तो इन्होंने जो ये सिद्धांत था ये किससे प्रभावित होकर के, कौन से सिद्धांत से प्रभावित होकर के दिया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था उससे प्रभावित होकर के इन्होंने ये चीज़ दी थी कि ये चीज़ एंड बाद में आगे चल करके फिर इन्होंने इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तृत किया था और एक अपना और नया सिद्धांत दिया था। वो अभी आगे के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हर्बर्ट स्पेंसर की कृति नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर की कृति नहीं है, ठीक है, कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो अगर आपको उनकी कृतियाँ पता होंगी तो ही आप इनको सही तरीके से बता पाएंगे। तो कृतियाँ कौन कौन सी हैं इनकी, वो अगर आपको पता होंगी तो चलिए ऑप्शन देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, द मैन वर्सेस स्टेट, सोशल स्टैटिक्स, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये इनमें से कौन सी इनकी कृति नहीं है, कौन सी इनकी बुक नहीं है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी ये इनकी पुस्तक है, द मैन वर्सेस स्टेट ये भी इनकी पुस्तक है, सोशल स्टैटिक्स ये भी इनकी पुस्तक है, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये वाली जो इनकी ये पुस्तक है ये इनकी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पुस्तक स्पेंसर की नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये पुस्तक किसकी है। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी
इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर स्पेंसर की नहीं है तो इसके लेखक कौन है? देखिए ऐसे मैं क्यों पूछती हूँ, ऐसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि अब जब आप चीज़ों को कोरिलेट करते हुए पढ़ते हैं कि ये वाली इनकी है लेकिन ये वाली नहीं है तो फिर ये किसकी है, तो इस तरीके से दिमाग चलता है आपका। जब दिमाग चलता है तो चीज़ें याद रहती हैं। तो कमेंट करके बताइए ये वाली पुस्तक किसकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत समाजशास्त्र में किसने प्रयोग किया था? कि जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत ये किसने प्रयोग किया था? कि जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। ये किसने दिया था? दुर्खीम, इमैनुअल कांट या फिर मार्क्स या फिर स्पेंसर? किसने दिया था? इसका राइट आंसर है डी, स्पेंसर ने दिया था कि समाज में जो व्यक्ति योग्य होता है वही आगे चल करके जीवित रह पाता है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था स्पेंसर ने। यहाँ पर जो आपने ये चीज़ पढ़ी थी ना, प्राकृतिक चयन, ये भी इसी से रिलेटेड है कि प्रकृति खुद ही चयन करती है कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन किसका अंत हो जाएगा या कौन आगे रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेंसर ने किससे प्रभावित होकर के सामाजिक साम्यवादी सिद्धांत दिया था? यानी कि उनकी जो कृतियां थी उसमें वो किससे प्रभावित थे? तो ऑप्शन है कॉम, डार्विन, वोल्टेयर या इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्रभावित थे स्पेंसर? किससे प्रभावित थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है डार्विन। डार्विन का जो सिद्धांत था, जो अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक चयन, ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसका था? डार्विन का ही था। डार्विन ने क्या कहा था कि प्रकृति खुद ही चयन करती है, प्रकृति ऐसी ऐसी चुनौतियां उत्पन्न करती है और जो उन चैलेंजेस को पूरा कर ले जाता है वही जीवित रह पाता है। तो ये चीज़ किसने कही थी? डार्विन ने। तो डार्विन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में उद्विकासवादी सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। उद्विकासवादी सिद्धांत, मैंने कहा था ना अभी कि पहले इन्होंने सावयव माना समाज को और फिर बाद में आगे चल करके एक और सिद्धांत दिया। तो वो कौन सा सिद्धांत था? उद्विकासवादी सिद्धांत। उद्विकासवादी सिद्धांत के प्रणेता कौन माने जाते हैं? स्पेंसर। राइट आंसर स्पेंसर, बी। तो इस यहाँ पर इन्होंने उद्विकासवादी सिद्धांत दिया था और कहा था कि जिस प्रकार से सरलतम से जटिलतम की तरफ जीव की रचना होती है उसी प्रकार से समाज की भी रचना होती है सरलतम से जटिलतम की तरफ। मतलब पहले सरल होता है और फिर बाद में वो चीज़ जटिल होती जाती है, उसमें जटिलता आती जाती है, उसमें वृद्धि होती जाती है, फिर वो जटिल होता जाता है। तो ये है समाज का उद्विकासवादी सिद्धांत दिया था स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सोशियोलॉजी नाम से पहली पुस्तक का दर्जा प्राप्त है? मतलब कौन सी बुक है जिसको समाजशास्त्र की पहली पुस्तक होने का दर्जा दिया गया, या ऐसा कहा जाता है कि वो समाजशास्त्र नाम से, ठीक है। समाजशास्त्र की पहली पुस्तक नहीं पूछ रहा है, ठीक से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है? सोशियोलॉजी नाम से, मतलब जिसमें सोशियोलॉजी लगा हो, इस नाम से पहली पुस्तक होने का दर्जा किस बुक को प्राप्त है? ऑप्शन है सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें से कौन सी पुस्तक को सोशियोलॉजी नाम से पहली पुस्तक होने का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए जो सोसाइटी है इसमें तो सोशियोलॉजी है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ये बाद में आई हैं। तो कौन सी बुक बचती है? बी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि स्पेंसर की पुस्तक थी। इसको कहा जाता है कि सोशियोलॉजी नाम से ये पहली पुस्तक है, मतलब इसमें सोशियोलॉजी शब्द लगा हुआ है और इस नाम से समाजशास्त्र में ये पहली पुस्तक थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज में वही व्यक्ति उपयुक्त स्थापित हो सके जो अनुकूलन करने की क्षमता रखते थे। अभी मैंने आपको समझाया था ना, प्राकृतिक चयन या फिर प्राकृतिक प्रवरण, तो ये उसी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है दुर्खीम, काम्ट, स्पेंसर एंड मार्क्स। तो राइट आंसर क्या है? स्पेंसर। स्पेंसर क्या कहता है कि समाज में वही व्यक्ति रह पाएगा, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, वही अच्छे तरीके से स्थापित हो पाएगा जो कि अनुकूलन करने की क्षमता रखता है, खुद को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है,
तो काफ़ी चैलेंजेस हैं हमारे साथ में। तो अभी वही लोग आगे सरवाइव कर पाए जिन्होंने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, जो समय की मांग थी उसके अकॉर्डिंग खुद को अनुकूलन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, घर में रहे और जो भी नियम थे उनको माना, अनुकूलन किया। ये नहीं कि पहले की ही तरह सीधे लाइन पे चले जाने। तो जैसी समय की मांग हो उसके अकॉर्डिंग अनुकूलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप समाज में सरवाइव कर पाएंगे। तो यही है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, जो कि स्पेंसर ने इसमें यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य वही उत्तम है जो सबसे कम शासन करे, ये कहते हुए स्पेंसर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। मतलब स्पेंसर ने एक कथन दिया था कि वही राज्य सबसे अच्छा होता है जो कि सबसे कम शासन करे, नागरिकों को वो करने दे जो कि वो करना चाहते हैं, तो उन पे ज़्यादा बाउंडेशन ना लगाए, ज़्यादा बंधन ना लगाए। तो ये कथन में इन्होंने किस सिद्धांत का समर्थन किया है या किस सिद्धांत को स्वीकार किया है? राज्य के किस सिद्धांत को? ऑप्शन है राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को, या फिर लेजस फेयर स्टेट के सिद्धांत को, या फिर मृदु राज्य के सिद्धांत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वो सिद्धांत था जिसको स्वीकार करते हुए इन्होंने कहा था कि वही राज्य सबसे अच्छा है जो कि सबसे कम शासन करे और नागरिकों को वो करने दे जो कि वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो समझिए इसको। इसका राइट आंसर है लेजस फेयर राजे। देखिए इन ऑप्शन को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इजी है, लेकिन इनके ऑप्शन को समझना ये थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए। तो ऑप्शन को समझ लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, इन लोगों का मानना था कि राजा को बिल्कुल निरंकुश शक्ति दे दी जाए, क्योंकि ये लोग मानते थे कि जो राजा है वो देवता है, उसकी उत्पत्ति देवों से हुई है और देवों का तो आप विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि राजा को तो भगवान मान लिया आपने, तो भगवान जो भी करे वो सब कुछ अच्छा है। तो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत था ये राजा को निरंकुश शक्तियाँ देता था, कोई अंकुश नहीं, वो जो भी चाहे वो करे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर मृदु राज्य, सी ऑप्शन है। तो मृदु राज्य में कुछ हद तक कुछ छूट दे दी जाती है कि प्राइवेटाइजेशन को भी आप कर लो और थोड़ा बहुत मतलब छूट, ज़्यादा से ज़्यादा छूट देना, तो ये कहलाता है मृदु राज्य। लेकिन जो लेजस फेयर स्टेट है इसमें क्या होता है, ये इसमें होता है कि अधिकाधिक छूट दे दी जाए, जितने कम नियम हो उतना ही अच्छा है। तो ये कहता है लेजस फेयर स्टेट का जो सिद्धांत है। तो इन्होंने इसको स्वीकार किया था और कहा था कि राज्य वही उत्तम है जो बहुत ही कम शासन करे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दे व्यक्तियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाजों को सरल और औद्योगिक समाज में किसने विभक्त किया? जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि इन्होंने उद्विकासवादी सिद्धांत दिया था स्पेंसर ने, कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, सिमेल। अब इसका राइट आंसर भी सिमेल है, क्योंकि सिमेल की वीडियो है, आप लोग ये तो ऑब्वियस सा गेस कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो स्पेंसर ने दिया तो है सरल और औद्योगिक समाज में विभक्त किया है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब इन्होंने उद्विकासवादी सिद्धांत दिया था तो इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से जीव का जो वृद्धि है, विकास है, वो सरल से जटिल की तरफ होता है, उसी प्रकार से समाजों का विकास भी सरल से जटिल की तरफ होता है। तो पहले के समाज जो थे वो सरल समाज थे, उनमें उतनी जटिलता नहीं थी। बाद के जो समाज हुए उसको स्पेंसर ने कहा कि वो औद्योगिक समाज हो गए और औद्योगिक समाजों में जटिलता आ गई। तो यहाँ पर उद्विकास की एक प्रक्रिया हुई है और सरल से औद्योगिक समाजों में समाज परिवर्तित हुए हैं उद्विकासवादी प्रक्रिया के माध्यम से। अच्छा, जो उद्विकासवादी प्रक्रिया है ये स्लो प्रोसेस में होती है, धीमी गति से होती है, एकदम से नहीं हो जाती है। तो धीमी गति से सरल से जटिल की तरफ होती है ये प्रक्रिया उद्विकासवादी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि स्पेंसर ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। एक तो लेजस फेयर स्टेट का सिद्धांत दिया, दूसरे उद्विकासवादी सिद्धांत दिया, तीसरे सावयवी सिद्धांत दिया, और ये समाजों का इन्होंने वर्गीकरण किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इनको माइंड में रखेंगे तो स्पेंसर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।